नॉलेज एकेडमी 24 पर सभी का स्वागत है। सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2026 की पूरी जानकारी के लिए इस गहरी चर्चा को अंत तक जरूर सुना जाए। सीआरपीएफ ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन, टेक्निकल और पायनियर के पदों के लिए अपना नया नोटिफिकेशन जारी किया है और यहाँ सबसे बड़ा आंकड़ा जो सामने है वो है 9,096 पुरुष और 79 महिला सीट्स। इस आंकड़े का जो पैमाना है ना, वही इसकी सबसे बड़ी कहानी है। जब कोई बल 9,175 पदों पर एक साथ भर्ती करता है, तो ये केवल कुछ खाली कुर्सियों को भरने की कवायद नहीं होती। राइट। ये असल में देश की आंतरिक सुरक्षा के पूरे लॉजिस्टिक ढांचे को एक नया रूप देने की तैयारी है। देखिए, एक बटालियन केवल उन जवानों से नहीं लड़ती जो ट्रिगर दबाते हैं। वो उस सपोर्ट सिस्टम के दम पर टिकती है जो उन्हें खाना देता है, उनके कपड़े धोता है या उनकी गाड़ियों की मरम्मत करता है। बिल्कुल। और उनके कैंप का निर्माण करता है। अगर वो सपोर्ट सिस्टम कमजोर पड़ जाए तो फ्रंटलाइन पर खड़े सिपाही की कार्यक्षमता सीधे तौर पर गिर जाती है। यानी बैक स्टेज के बिना मेन स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। अब इस पूरी मशीनरी का हिस्सा बनने के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल अभी से। और फॉर्म भरने के साथ साथ फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 19 मई 2026 निर्धारित की गई है। एक महीने का ये जो विंडो दिया गया है, ये दिखने में काफी लंबा लगता है। ये लंबा लगता जरूर है, लेकिन प्रशासनिक नजरिए से देखें तो ये बहुत छोटा समय है। इतने बड़े पैमाने की भर्ती में लाखों की संख्या में आवेदन आते हैं। सिस्टम के आर्किटेक्चर पर इतना भारी लोड पड़ता है कि अंतिम दिनों में सर्वर क्रैश होना या पेमेंट गेटवे का फेल हो जाना। हाँ बिल्कुल, ये एक आम बात है। जो उम्मीदवार अंतिम सप्ताह का इंतजार करते हैं, वे अक्सर सिस्टम के इस ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। राइट। इसीलिए पहले हफ्ते में ही इस पूरी प्रक्रिया को खत्म कर लेना सबसे सुरक्षित रणनीति है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। और अगर हम आवेदन की प्रक्रिया को देखें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपए रखी गई है। जी। वहीं एससी, एसटी और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए यह आवेदन बिल्कुल फ्री है। ये जो 100 रुपए का आंकड़ा है, मुझे लगता है ये एक तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? मतलब ये इतना ज्यादा नहीं है कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार बाहर हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल मुफ्त भी नहीं है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सरकार को इन 100 रुपयों से कोई वित्तीय मुनाफा नहीं कमाना है। इस फीस स्ट्रक्चर के पीछे एक बहुत ही स्पष्ट प्रशासनिक मनोविज्ञान काम करता है। अच्छा, वो कैसे? अगर हर किसी के लिए फॉर्म पूरी तरह से मुफ्त कर दिया जाए तो लाखों ऐसे स्पैम या गैर गंभीर आवेदन आ जाएंगे जो सिर्फ देखने के लिए फॉर्म भर देते हैं। इससे सर्वर, स्क्रूटनी टीम और परीक्षा केंद्रों के संसाधनों पर एक बहुत बड़ा और अनावश्यक दबाव पड़ता है। ओह, समझ गई। तो 100 रुपए की ये फीस उस अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए एक पर्याप्त फ्रिक्शन या घर्षण पैदा करती है। बिल्कुल सही। और साथ ही एससी, एसटी और महिलाओं के लिए इसे शून्य रखना ये सुनिश्चित करता है कि सामाजिक समानता का जो लक्ष्य है उसमें कोई भी वित्तीय बाधा आड़े ना आए। राइट। 100 रुपए का ये फिल्टर ये तो तय करता है कि कौन सिस्टम में प्रवेश कर सकता है। उम्र, जी, आयु सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ड्राइवर पोस्ट के लिए उम्र 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि अन्य सभी ट्रेड्स के लिए ये ब्रैकेट 18 से 23 वर्ष का है। लेकिन नोटिफिकेशन में एक विशिष्ट तारीख दी गई है। उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 से की जाएगी। मैं इस 1 अगस्त की तारीख पे थोड़ा विचार कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये कोई रैंडम तारीख है। क्या ये सीधे तौर पर उनके ट्रेनिंग एकेडमी के साइकिल या बैच शुरू होने की टाइमलाइन से जुड़ी हुई है? बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। इस प्रशासनिक गुत्थी का यही जवाब है। जब 9,175 लोग परीक्षा, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लेंगे तो उन सभी को एक साथ देश भर के विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजना होगा। ये कोई छोटी लॉजिस्टिक चुनौती नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। ये 1 अगस्त 2026 असल में उस प्रशासनिक चक्र का एक बेसलाइन है। ये तारीख ये तय करती है कि जब ये पूरा बैच अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए ग्राउंड पर उतरेगा तब उनकी उम्र का मानक क्या होगा। अगर वे अलग अलग कट ऑफ डेट्स रखेंगे तो ट्रेनिंग बैचेस में उम्र और शारीरिक परिपक्वता को लेकर भारी असंतुलन पैदा हो जाएगा। एकदम सही। तो ये पूरी भर्ती मशीनरी को एक लय में लाने का एक प्रशासनिक टूल है। और ये 18 से 23 साल का जो आयु वर्ग है, ये तो बिल्कुल कच्ची उम्र है। लेकिन ड्राइवर के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल क्यों रखी गई है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें
जी। तो 18 से 23 साल का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे ज्यादा लचीला होता है। उसे फोर्स के कड़े अनुशासन में ढालना सबसे आसान होता है। लेकिन ड्राइवर की भूमिका बहुत अलग है। कैसे? सीआरपीएफ में ड्राइवर होने का मतलब किसी हाईवे पर आराम से बस चलाना नहीं है। उन्हें हैवी मोटर व्हीकल यानी भारी वाहन चलाने होते हैं, वो भी उन इलाकों में जहां सड़कें नहीं होती। 18 साल के एक किशोर में विकसित नहीं हो पाती। 21 साल की उम्र तक आते आते मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा ज्यादा बेहतर काम करने लगता है जो जोखिम और त्वरित निर्णय लेने से जुड़ा है। अब समझ आया कि ये उम्र का ब्रैकेट इतना विशिष्ट क्यों है। चलिए अब जरा उन भूमिकाओं पर आते हैं जिनके लिए ये पूरा ढांचा तैयार किया गया है। हाँ, पदों की सूची काफी लंबी है। और सच कहूं तो पदों की जो ये सूची है वो किसी को भी हैरत में डाल सकती है। पुरुषों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उनमें सबसे ज्यादा पद ड्राइवर के हैं, 3176 पद। उसके बाद कुक यानी बावर्ची के 1426 पद हैं। जी। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा मुझे बहुत अजीब लगा। बिगुलर के लिए 1263 पद निकाले गए हैं और मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए 739 पद हैं। मैं 3176 ड्राइवरों की जरूरत समझ सकती हूँ, मोबिलिटी जरूरी है, लेकिन 1263 बिगुलर। ये सवाल उठना लाजमी है। मेरा मतलब है आज 2026 में जब हमारे पास एन्क्रिप्टेड वायरलेस कम्युनिकेशन और सैटेलाइट फोन है, तो एक फोर्स को 1000 से ज्यादा बिगुल बजाने वालों की क्या जरूरत है? ये सुनने में काफी पुराना या आर्काइक लग सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिगुल की आवाज आज भी एक बटालियन की पूरी प्रशासनिक लय को नियंत्रित करती है। अगर हम इस सूची में आगे बढ़े तो सफाई कर्मचारी के 547 पद, वाटर कैरियर के 502, वॉशरमैन के 363, बार्बर के 231, टेलर के 195, ब्रास बैंड के 157 और माली के 141 पद हैं। इसके अलावा कारपेंटर, कॉबलर और पेंटर के भी पद हैं। ये वही बात हो गई जिससे हमने चर्चा शुरू की थी। वे अपने साथ एक पूरा शहर लेकर चलते हैं। मोर्चे पर तैनात एक सिपाही अपने फटे हुए जूते ठीक कराने के लिए शहर के मोची के पास तो नहीं जा सकता। हाँ, उसे कैंप में ही वो सुविधा चाहिए। बिल्कुल। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब महिलाओं की सीटों के आंकड़ों पर आते हैं। महिलाओं के लिए वाटर कैरियर में 27, ब्रास बैंड में 18, पाइप बैंड में 16 और बिगुलर में 11 सीट्स हैं। इसके अलावा हेयर ड्रेसर में 3 विशेष पद हैं। कुल मिलाकर 9175 में से केवल 79 सीटें। जी। जब हम कौशल या स्किल्स की बात कर ही रहे हैं, तो इन पदों के लिए कागज पर योग्यताएं क्या मांगी गई हैं? जी, इस पर बात करते हैं। ड्राइवर पोस्ट के लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफी नहीं है। उम्मीदवार के पास हैवी मोटर व्हीकल का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसी तरह मोटर मैकेनिक के लिए 10वीं पास होने के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ये बहुत जरूरी फिल्टर है। कागजी डिग्रियां ये नहीं बता सकती कि कोई व्यक्ति एक 10 टन के ट्रक को कीचड़ भरे पहाड़ी रास्ते से निकाल सकता है या नहीं। सही बात है। ये जो लाइसेंस और सर्टिफिकेशन है, ये सुनिश्चित करते हैं कि आवेदन करने वाला व्यक्ति पहले से ही उस मशीनरी के साथ अपना समय बिताया है, वो उसके काम करने के तरीके को जानता है। लेकिन बाकी ट्रेड्स का क्या? कुक, माली, बार्बर या सफाई कर्मचारी के लिए तो सिर्फ 10वीं पास और अपने ट्रेड की व्यावहारिक जानकारी मांगी गई है। जी हाँ। ये ट्रेड नॉलेज कैसे जांची जाती है? क्या भर्ती प्रक्रिया में कुक से सच में सैकड़ों लोगों का खाना बनवाया जाता है, या ये सिर्फ एक मौखिक इंटरव्यू होता है? हाँ, ये कोई मौखिक इंटरव्यू नहीं होता। ये एक बहुत ही सख्त ट्रेड टेस्ट होता है। जब कोई उम्मीदवार शारीरिक और लिखित परीक्षा पास कर लेता है, तो उसे असल में वो काम करके दिखाना होता है। मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट। बिल्कुल। एक कुक को सिर्फ एक रोटी बेलकर नहीं दिखानी होती। उसे दिए गए सीमित समय, सीमित राशन के साथ एक पूरे ग्रुप के लिए खाना तैयार करना होता है। इसमें आग जलाने से लेकर हाइजीन मेंटेन करने तक सब परखा जाता है। और टेलर के लिए? टेलर को एक कपड़े का टुकड़ा देकर उसे वर्दी के रूप में सिलने का टास्क दिया जाता है। यहाँ किसी भी तरह की कागजी हेराफेरी काम नहीं आती। आपके हाथों का हुनर ही आपकी असली डिग्री होती है। यानी जो काम आप असल जिंदगी में करने वाले हैं वही आपका इंटरव्यू है। लेकिन कागजात और हुनर के बाद एक और बड़ी दीवार है, शारीरिक मापदंड। जी हाँ, फिजिकल एलिजिबिलिटी। चूंकि ये नौकरी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की है, एक वर्दीधारी बल की है, इसलिए शरीर को भी कड़े पैमानों पर खरा उतरना होता है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो पुरुष उम्मीदवारों में जनरल, OBC और SC वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। राइट। ST वर्ग के लिए इसमें छूट है, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर तय की गई है।
इसके साथ ही पुरुषों के लिए सीने का फैलाव 80 से 85 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, जबकि एसटी वर्ग के लिए यह 76 से 81 सेंटीमीटर है। जी, और महिलाओं के लिए भी नियम है? हाँ, महिलाओं के शारीरिक मापदंडों की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग के लिए ऊंचाई 157 सेंटीमीटर और एसटी वर्ग के लिए 150 सेंटीमीटर निर्धारित है। महिलाओं के लिए सीने का माप लागू नहीं होता। अब अगर हम एक कदम पीछे हटकर इस पूरी एक्सरसाइज को देखें तो जरा सोचिए, 9175 पोस्ट के लिए पूरे देश से लाखों एप्लीकेशंस आएंगी। हाँ, भीड़ तो बहुत होगी। इन लाखों लोगों का एक साथ कंप्यूटर टेस्ट करवाना, फिर अलग-अलग सेंटर्स पर उनकी दौड़ करवाना, उसके बाद हर एक ट्रेड का प्रैक्टिकल टेस्ट लेना और मेडिकल करना। ये तो एक मैसिव लॉजिस्टिकल नाइटमेयर लग रहा है। नाइटमेयर नहीं, एक लॉजिस्टिकल मार्वल है। ये दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट ऑपरेशंस में से एक है। इसीलिए अगली बार जब कोई सीआरपीएफ जवान, भले वो ट्रक में हो या किचन कैंप में, आपको वर्दी में दिखे, तो हमें याद रखना चाहिए कि वो वहां सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म भरकर नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, उसने उस वर्दी को पहनने का हक एक बहुत ही कठिन, ट्रांसपेरेंट और एग्जॉस्टिंग प्रोसेस से गुजरकर कमाया है। उसने उस वर्दी को कमाया है। क्या जबरदस्त लाइन है। ये सच में हमें उस अदृश्य सिस्टम की ताकत दिखाता है जो हमारी सिक्योरिटी को चलाता है। हाँ, और जो लोग इस भर्ती में हिस्सा लेने वाले हैं, उन्हें भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। हमने देखा कि 20 अप्रैल से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 19 मई 2026 इसकी आखिरी तारीख है। आवेदन शुल्क न्यूनतम है ताकि कोई योग्य उम्मीदवार ना छूटे। जी। हमने 1 अगस्त की कट ऑफ डेट के पीछे का लॉजिस्टिक कारण समझा, 18 से 30 और 21 से 27 साल के आयु वर्ग के पीछे की मनोवैज्ञानिक वजह जानी, और सबसे अहम बात, हमने समझा कि क्यों एक दर्जी या मोची को भी सबसे पहले एक लड़ाकू सिपाही होना पड़ता है। और इसी जानकारी के आधार पर एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह यह है कि आवेदन करने से पहले हर उम्मीदवार को सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वो पूरा आधिकारिक नोटिफिकेशन खुद पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हमने यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण किया है, लेकिन किसी भी प्रकार के आरक्षण के नियम या ट्रेड टेस्ट की बारीक डिटेल्स के लिए मूल दस्तावेज ही अंतिम सत्य है। आज ही अप्लाई करें और अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। सरकारी नौकरी की सही और सटीक जानकारी के लिए नॉलेज एकेडमी 24 को सब्सक्राइब करें और इस